तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्म। अच्छा, जो फॉर्म है ना, ये जो टर्म है ट्रेडिशनली तौर पे जो है ना इसको प्रिंटेड डॉक्यूमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा प्रिंटेड डॉक्यूमेंट जिसमें कुछ एम्प्टी स्पेसेस होती थी जहाँ पे हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। सर स्क्रीन शेयर कर दें। अरे यार, एक भी बीमारी ख़त्म नहीं होगा। ओके। तो अच्छा, साधु लहसन लास्ट क्लास तक कोई परेशानी तो नहीं है ना आपको? या पीछे की किसी भी चीज़ से कोई साधु लहसन आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे HTML फॉर्म की। जो फॉर्म का जो वर्ड है ना, ट्रेडिशनली ये प्रिंटेड डॉक्यूमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा प्रिंटेड डॉक्यूमेंट जिसमें बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस हो, उस एम्प्टी स्पेसेस में हम जो है अपनी इंफॉर्मेशन को पुट कर रहे होते हैं और इसे ही हम फॉर्म कह रहे होते हैं। फॉर्म का इस्तेमाल क्यों करते हैं? फॉर्म का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी पर्सन की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, ताकि हम उसे इस्तेमाल कर सकें या उससे कुछ नॉलेज ले सकें, उससे कुछ एनालिटिक्स निकाल सकें। इस टाइप की चीज़ों के लिए हम फॉर्म या लीड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉर्म के थ्रू ही हम लीड निकाल रहे होते हैं। अच्छा, तो कुछ ये एक जो है ये हम बनाएंगे आसान सा है, जिसे मैं बनाऊंगा, और एक मुश्किल वाला है जिसे आप बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ वाई फॉर्म, मतलब कि फॉर्म का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जो कि अभी जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ताकि यूज़र की इंफॉर्मेशन को हम हासिल कर सकें, इसलिए हम फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है। अच्छा, आज जो है हम उससे नहीं पढ़ेंगे, लेक्चर से हम ये टॉपिक को कवर करेंगे डायरेक्ट। हाँ, एंड में जो है ना सारा जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसका ओवरव्यू वहाँ पे देखेंगे कि सारे टॉपिक हमारे कवर हुए हैं या नहीं। अच्छा, तो ये सारे टॉपिक जो है ना आज हमें पढ़ने हैं फॉर्म के। सही है, कुछ 10-12 टॉपिक्स हैं, तो इस सबको हमें देखना है। तो सबसे पहले हमने बात की फॉर्म। फॉर्म को हमने डिस्कस कर लिया और फॉर्म का इस्तेमाल क्यों करते हैं हमने ऐसे भी डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं फॉर्म कंट्रोल्स क्या होते हैं। अच्छा, जब भी हम फॉर्म में काम करते हैं ना, तो HTML हमें फॉर्म में काम करने के लिए कुछ एलिमेंट प्रोवाइड करता है, जिसके ज़रिए जो है ना हम यूज़र से उसकी इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। जैसे कि अगर मुझे यूज़र से टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन लेना है, जैसे कि उसका नाम वगैरह या फिर कोई कमेंट वगैरह, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनपुट का एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर जो है ना टाइप का एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, जिसके थ्रू जिसके अंदर हम बता रहे होते हैं कि हमें किस टाइप की वैल्यू चाहिए। टेक्स्ट चाहिए होता है तो टेक्स्ट लिखते हैं, कमेंट चाहिए होता है तो उसके लिए कुछ और लिखते हैं, वो देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा पासवर्ड चाहिए होता है तो उसके लिए पासवर्ड लिखते हैं। पासवर्ड अमूमन है आपका क्या कहते हैं, स्टेरी कैरेक्टर में आता है, जो कि हाइड हुआ होता है वर्ड। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर आपको मल्टीपल ऑप्शन में से कोई एक सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए आप रेडियो बटन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने हो, मीन्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है जिसमें एक से ज़्यादा आंसर भी सही हो सकते हैं, तो उसके लिए आप चेक बॉक्सेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस तरीके से और भी बहुत सारे, तो हम उसे एक एक करके सबको पढ़ते जाएंगे। तो इसे हम बेसिकली फॉर्म कंट्रोल कह रहे होते हैं। जब तीसरे टॉपिक की तरफ हम चलिए तो वो है हाउ फॉर्म वर्क्स। फॉर्म काम किस तरीके से करता है? फॉर्म काम इस तरीके से करता है कि आप फ़र्ज़ करें आपके पास कोई भी फॉर्म आता है। फ़र्ज़ करें NAD का ही फॉर्म ले लें। आपके पास NAD का फॉर्म आया, आप लोगों ने एडमिशन लेने के लिए भरा ही होगा NAD का फॉर्म, या फिर इंटर या मैट्रिक में भी आप लोग फॉर्म भर रहे होते हैं कागज़ में। तो आप क्या करेंगे कि आपके पास कोई भी फॉर्म आया, उसमें आपने जो जो उसमें इंफॉर्मेशन मांगी गई, आपने वो सारी इंफॉर्मेशन को वहाँ पे पुट कर दिया। अच्छा, जैसे ही आपने इंफॉर्मेशन पुट किया, सारी चीज़ें आपने फिल आउट कर दी सब में, और
जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, जो भी स्लिप चाहिए था, डेटा चाहिए था, फाइल चाहिए था, जो चीज़ चाहिए तो आपने प्रोवाइड कर दिया। और इन दी एंड आप क्या करते हैं, सबमिट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं ना, तो वो होता है क्या है, वो फॉर्म आपके ब्राउज़र से निकलता है और चला जाता है सर्वर के पास। ठीक है, अब सर्वर के पास जाता है तो सर्वर जो है उसको समझता है। समझने के लिए क्या करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आपके जो भी फॉर्म है ना उसको पूरे समझता है। समझने के बाद उसके जो है वो एक रिस्पॉन्स तैयार करता है। और वो रिस्पॉन्स दो केस में हो सकता है, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव सेंस में हो सकता है। पॉजिटिव सेंस में ये होगा कि वो आपको जो है ना मैसेज कन्वे कर देगा कि थैंक यू, आपने फॉर्म फिल किया, आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। और नेगेटिव में ये हो सकता है कि कोई एरर आ जाए कि आपने ये चीज़ फिल नहीं की। जैसे कि आप लोगों के पास आ रहा भी होता है कि फर्स्ट करने कोई चीज़ रिक्वायर्ड होती है या समझ में नहीं आ रही थी, और उसके बगैर आप जब फॉर्म फिल करते हो तो आपको वहीं पर रोक दिया जाता है कि ये चीज़ें जो है आपने नहीं डाली या मेंशन नहीं की, ये ज़रूरी था। तो इस तरीके के एरर आ जाए होते हैं। अच्छा, पहले तो होता था ना कि पहले सर्वर से जाता था, फिर सर्वर से हमें पता चलता था कि वो रिस्पॉन्स में कि हमारा कुछ गलती हुआ है। लेकिन अब जो है कुछ एडवांसमेंट आ गई है इतनी कि हम जो है सर्वर पे भेजने से पहले ही आपको फॉर्म में ही रोक देते हैं कि अगर आपने कोई गलती की हो तो आपको वहीं पे सबमिट के बटन क्लिक करने पर ही आपको वहीं पे रोक दिया जाए कि भाई ये चीज़ आपने नहीं भरी है, लाजमी आप इसे फिल करें। तो इस तरीके से जो है फॉर्म वर्क कर रहा होता है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है? अब इसके बाद जो है हम काम स्टार्ट करेंगे फॉर्म पे, या किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? नो? अच्छा, इनके अलावा कोई नो वाले हैं? दो नो? आप दोनों का भी नो ही होगा, वरना अब तक आवाज़ आ जाती। चलें फिर अब हम क्या करते हैं कि अब प्रैक्टिकल काम की तरफ बढ़ते हैं। तो वैसे ही काम करते हैं हम जैसे काम करते हुए आए हैं। अपने मेन फोल्डर के अंदर गए, HTML का काम चल रहा है, HTML के अंदर गए। अच्छा, क्लास 3 क्लास 4 हो गया था, आज क्लास 5 है HTML की। तो एक फोल्डर बना लेता हूँ मैं पहले, क्लास 05 के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे अपने VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, इसको मैं फुल स्क्रीन में ओपन कर लेता हूँ। ओपन लेते हैं बंद। तो अब यहाँ पे काम स्टार्ट करते हैं। ईमान, अपना माइक ओपन करें और मुझे ये बताएं कि अभी मैंने जो फाइल बनाई है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से बनाई है। अगर मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से नहीं बनाता हूँ फाइल, तो क्या मसला हो सकता है मुझे? या ज़रूरी नहीं है, मैं किसी भी नाम से बना सकता हूँ अभी पहली फाइल? तो सिंपल एक टेक्स्ट फाइल जनरेट हो जाएगी। नहीं नहीं, मतलब कि मैं इंडेक्स नाम नहीं रखूँ, कुछ और नाम रख दूँ, एक्सटेंशन यही रखूँ, तो क्या मसला होगा कुछ? अच्छा, तो वो जो लैंडिंग पेज नहीं बन पाएगा ना। अच्छा, लेकिन अगर मैं इसे सर्च कर लें स्टाइल, या फिर मैं रख देता हूँ abc.html और उसे मैं ओपन करता हूँ, तो वो तो ऑन हो जाता है। बेसिकली इंडेक्स जो होता है वो लैंडिंग पेज होता है, तो एबीसी नहीं रख सकते, जो होम पेज होता है ना। अच्छा, ये सिर्फ पहले पेज के लिए या हर पेज के लिए है ये, आप जो बात कह रही है? मैं दूसरा पेज बनाऊँ उसके लिए भी ये रूल है, या सिर्फ ये पहला जो पेज होगा उसके लिए ये रूल है? पहला पेज। ओके, ठीक है, मैं क्लोज कर लिया। सानिया, माइक ओपन करें आप। जी। कैसी हैं आप? ठीक हूँ।
आप इस टैग को जानती है, टाइटल के टैग को? जी। इसका आउटपुट हमें कहाँ दिख रहा होता है? जब हम इसको लोकल पे होस्ट करते नहीं हैं ना, नहीं, जब इसका चलाते हैं इसके तो। अंदर जो लिखा हुआ है ना, टैग्स, कंटेंट जिसे जी। हम कह रहे हैं, ये कहाँ पे दिख रहा होता है हमें? हाँ, यही बता रही हूँ, जो टैब होता है ना ऊपर, वहाँ पे अच्छा। आपका नाम लिखा हुआ अच्छा, आता है। मुझे अगर इसमें आइकन लगाना हो तो मैं क्या करूँगा? कौन से टैग का इस्तेमाल करूँगा? सर्च करिए आप। नहीं, मैं याद कर रही हूँ। अच्छा। ऐसा लग रहा है आप पकड़ी गई। नहीं नहीं नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, याद नहीं आया। चलिए ठीक है, आप माइक क्लोज कर लें। सादुल हसन, आप माइक ओपन करें। जी सर। ये हेड के टैग का क्या काम होता है? हेड का टैग बेसिकली हेड का पर्पस होता है। हेड मतलब मेरा सर? नहीं नहीं। अच्छा, फिर? अ, अब अब क्या? मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए होता है ना, जो बैकएंड में काम कर रहा जी जी होता है। हाँ हाँ। हाँ हाँ, जी जी। ये तो मैं बताया, तुमने क्या बताया फिर? चलो ठीक है, माइक क्लोज करो। और तैफुल्ला, माइक तो बंद करो, अपनी आवाज़ सुनाओ ज़रा। जी सर बोले। क्या बात है। चलो, तुम्हारे लिए आसान सा सवाल है, ये क्या चीज़ है? व्हाट इज दिस? इसको हम हाँ, हम आगे। मीटा, शायद ये जो कोड होता है, क्या होता है? जो मीटा होता है जिसमें हम ऑथर का नहीं नहीं, डिस्क्रिप्ट। ये जो मैंने हाईलाइट किया, ये क्या है? कोई नई चीज़ आ गई है ना? अबे भाई, ये हाल है तुम लोगों का है। अल्लाह को मानो यार। कोई बताना चाहेगा ये क्या है? सर लैंग्वेज होगी ना ये तो। सुभान अल्लाह, वो तो है ही। लेकिन है क्या ये असल में टैग के अंदर? इंग्लिश। नहीं नहीं, ये पूरा हाईलाइट हुआ हुआ चीज़ क्या सर है? ये एट्रीब्यूट है ना। अरे यार, तुम लड़कों ना बस कभी तो दिमाग चला लिया करो। ठीक है, ईमान ने सही बात किया, ये एट्रीब्यूट है। ईमान, क्या ये भी एट्रीब्यूट है? नहीं। ये एट्रीब्यूट नहीं है? अच्छा, तो क्या ये एट्रीब्यूट है? जी। ओके, ठीक है, चले आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा। तो अच्छा, अब हम कहाँ थे? इसे कर लेते हैं बंद। हाँ, यहाँ थे हम। तो फॉर्म काम कैसे करता है, यहाँ तक तो जो है हमने देख लिया। अब बात करते हैं फॉर्म के स्ट्रक्चर की। तो जब भी हम फॉर्म पे काम करते हैं तो HTML उसके लिए भी हमें एक टैग प्रोवाइड करता है फॉर्म का। जिस तरीके से उसने पीछे जितने भी टैग्स पे काम किए उन सब के लिए, जिस पे काम किए उन सब के लिए टैग प्रोवाइड किया, इसी तरह फॉर्म के काम करने के लिए HTML हमें फॉर्म का टैग प्रोवाइड करता है। तो फॉर्म का टैग लगाते हैं। अच्छा, फॉर्म के टैग के अंदर जो है ना, आप दो एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। एक है एक्शन और दूसरा है मेथड। एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू होती है ना, वो वैल्यू होती है जो आप कह लेना कि जहाँ पे आपको अपना फॉर्म जो है ना सबमिट करना होता है, जहाँ पे आप फॉर्म भेजना चाह रहे होते हैं। तो अभी के केस में तो आप कहीं नहीं भेज रहे होंगे, एक डमी URL डालेंगे, आप वहाँ जाएगा। लेकिन जब आप आगे फ्यूचर में काम कर रहे होंगे ना, जब इंशाल्लाह जब आप आगे चीज़ें पढ़ रहे होंगे इससे ऊपर लेवल की, तो वहाँ पे जो है ना, आप अपने फॉर्म की सारी इन्फॉर्मेशन जो यूज़र भर रहा होगा आपके वेबसाइट पे आके, तो आप एक डेटाबेस बनाए हुए होंगे जहाँ पे जाके आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना लोगों की सेव हो रही होगी। तो उसका URL आप यहाँ पे लाके पेस्ट कर रहे होंगे, तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपकी सबमिट हो रही होंगी। अच्छा, मेथड, अब बात करते हैं मेथड की। तो फॉर्म जो है ना, फॉर्म में एक डिफ़ॉल्ट मेथड होता है जो कि है गेट। अगर आप मेथड का एट्रीब्यूट नहीं भी लगाए ना, तो डिफ़ॉल्ट इसमें मेथड सिलेक्ट हुआ हुआ होता है और उसकी वैल्यू गेट सेट हुई हुई होती है। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है मेथड एट्रीब्यूट की, और ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुआ हुआ होता है अगर आप नहीं भी लगाएं तो।
अच्छा, इसके अलावा मेथड एट्रीब्यूट का जो है ना हम इस्तेमाल डेटा को भेजने के लिए कर रहे होते हैं। अच्छा चलो, यहाँ पे भी एक सवाल, दो सवाल बनते हैं। ईमान, आप ज़रा माइक खोलें। जी। आपको याद है गेट और पोस्ट? पढ़ाया तो था आपने जी। क्या मुझे बता सकती हैं आप, ये गेट और पोस्ट जो है कौन सी एपीआई में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या कौन सी एपीआई का ये पार्ट है? आपको याद है? फिलहाल तो नहीं आ रहा याद। अच्छा, ये जो है रेस्टफुल एपीआई का पार्ट है। रेस्टफुल एपीआई क्या थी? बेसिकली एक जो है कॉमन तरीका है जिसमें हम दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर सर्विसेज के दरमियान गेट या फिर एच टी टी पी मेथड या रिक्वेस्ट के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इसमें हमने चार मेथड देखे थे: गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट। गेट का काम क्या होता है कि मुझे जो है ना ला के दो, या डेटा ला के दो। गेट का मेथड का काम ये होता है। पोस्ट का मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं कि कुछ हमें क्रिएट करना हो, कुछ बनाना हो। पुट पैच का हम काम करते हैं जब हम कोई भी डेटा जो पहले से मौजूद है उसमें कोई एडिटिंग करना चाह रहे हो, तो उसके लिए हम पुट पैच का इस्तेमाल करते हैं। और कोई भी मौजूद डेटा को अगर हम डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम डिलीट मेथड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर मैं इसकी नॉर्मल सी आसान से मिसाल दूँ तो अगर आप कोई लिंक्डइन में पोस्ट कर रहे होते हैं तो आपको कोई डेटा क्रिएट करना होता है, तो उसके लिए आप पोस्ट का मेथड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, आप जब अपने अकाउंट में जा रहे होते हैं, मीन के अपने ही लिंक्डइन का अकाउंट पे पहुंच रहे होते हैं, तो उसके लिए गेट मेथड इस्तेमाल होता है। कभी आपके साथ ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपने लिंक्डइन खोला, आपके पास फला शख्स का अकाउंट खुल गया? तो इसी वजह से नहीं होता है, क्योंकि आप जिस अकाउंट में मौजूद है वहाँ पे उस अकाउंट पे ही उस गेट का रिक्वेस्ट जा रहा होता है, और वो अकाउंट ही वो आपको ला के दे रहा होता है। फिर आपने कोई पोस्ट करना हो तो वहाँ पे पोस्ट का मेथड इस्तेमाल हो रहा होता है, जिसके ज़रिए आप पोस्ट तैयार कर रहे होते हैं, फिर आप पोस्ट कर देते हैं। फिर पोस्ट में आपको कोई एडिटिंग करना होता है तो फिर उस वक्त जो है पुट या पैच का मेथड इस्तेमाल हो रहा होता है, क्योंकि आप उसमें कोई मौजूद चीज़ पहले से होता है, उसमें आप एडिटिंग वगैरह करके फिर दोबारा उसे अपलोड कर देते हैं। और इन दी एंड फर्स्ट कह लो वो पोस्ट ही आपको फिर बाद में जो है ना बेकार लग रही है, पसंद नहीं आई है, तो आप क्या करते हैं, उस पोस्ट को डिलीट कर देते हैं, जो कि डिलीट मेथड के थ्रू हो रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे भी जो है ना मेथड का सिमिलर ही इस्तेमाल होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। यहाँ पे जो गेट मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं अनसिक्योर डेटा को भेजने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मीन्स के पर्सनल डेटा हम गेट मेथड के थ्रू नहीं भेज सकते। अच्छा, मज़ीद इसमें ये कि इसमें जो है ना आप एक लिमिटेड कैरेक्टर या वर्ड कह लें, इस कैरेक्टर होगा आई थिंक, हाँ, लिमिटेड कैरेक्टर जो है ना यहाँ से गेट मेथड के थ्रू भेज सकते हैं। वो है 2048, मतलब कि 2048 कैरेक्टर जो है आप गेट मेथड के थ्रू सर्वर पे भेज सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं भेज सकते। अच्छा, इसके अलावा जो है क्यूरी स्ट्रिंग टाइप की चीज़ों को हम जो है सर्वर पे भेज रहे होते हैं। तानिया, माइक ओपन करिएगा। जी क्यूरी स्ट्रिंग क्या चीज़ है, ये आपने सुना है इससे पहले? नहीं, नहीं सुना है? थोड़ा सा और हिंट दें। हिंट ये देता हूँ कि हम जो है यूट्यूब की वीडियो में ऑटो प्ले और म्यूटेट का काम कर रहे थे, उस वक्त हमने पढ़ा था। यूट्यूब पे हम क्या पढ़ रहे थे? यूट्यूब की वीडियो में जब हमें ऑटो प्ले और म्यूटेट को ऐड करना होता है, तो उसके लिए हम यूआरएल पे जो काम कर रहे थे, उस वक्त हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि क्यूरी स्ट्रिंग क्या होता है। अच्छा चले, रहने दें, इतना जोर नहीं डालें हाँ, दिमाग पे। उसी पे हमने यही पढ़ा था कि आप जो है म्यूट कंट्रोल कर सकते हैं ना उसको, बेसिकली किसको कंट्रोल कर क्यूरी सकते हैं? कंट्रोल कर, आप म्यूट मतलब आप अच्छा जो है अच्छा ना अच्छा, डिफॉल्ट आप पे वो रहने आपका दें, म्यूट हो आप जाएगा। रहने दें, दोबारा सुन लें आप। क्यूरी स्ट्रिंग बेसिकली जो भी आपको यूआरएल के, अच्छा पहले क्यूरी स्ट्रिंग लिखते कैसे हैं, आपको जहाँ भी यूआरएल आपका एंड हो रहा है तो वहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क, अच्छा से पहले क्वेश्चन मार्क लगा हुआ नहीं होना चाहिए, ये शर्त है। क्वेश्चन मार्क लगाते हैं यूआरएल के एंड में, एंड देन आप क्यूरी स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हो। तो क्यूरी स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है,
उस यूआरएल पे आप एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडिशनल चीज़ें जो है ना करने चाह रहे होते हैं। जैसे कि हमारे केस में हमने यूट्यूब में क्या किया था, ऑटो प्ले और म्यूटेड एडिशनल काम करना चाह रहे थे, तो वहाँ पे हमने वो प्रोवाइड किया था, जो कि की वैल्यू या नेम वैल्यू के पेयर में या फिर क्यूरी पैरामीटर के स्ट्रिंग और पैरामीटर क्यूरी पैरामीटर के उसमें क्या कहते हैं केस में या क्यूरी पैरामीटर के फॉर्म में हमने वहाँ पे दिया था। उसको सेपरेट करने के लिए हमने %m का इस्तेमाल किया था, एक से ज़्यादा अगर हमें क्यूरी पैरामीटर प्रोवाइड करना हो तो यहाँ पे भी आपको जैसे क्यूरी पैरामीटर की चीज़ें या क्यूरी स्ट्रिंग जैसी चीज़ें, अच्छा एक से ज़्यादा क्यूरी पैरामीटर मिलते हैं तो वो एक क्यूरी स्ट्रिंग बन जाता है। तो अगर आपको यहाँ पे क्यूरी स्ट्रिंग मतलब कि टेक्सचुअल टाइप की या नॉन पर्सनल डेटा भेजना हो तो उसके लिए आप गेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जबकि पोस्ट मेथड का आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब आपको कोई सिक्योर डेटा भेजना हो। जैसे कि फ़र्ज़ कर लें कि आपको यहाँ पे कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन भेजनी हो, लाइक आपका अकाउंट नंबर, जब आप क्रेडिट कार्ड का नंबर लोड कर रहे होते हैं जहाँ पे वेबसाइट वगैरह में ऑनलाइन पेमेंट वगैरह के लिए, तो उस केस में आपको पोस्ट मेथड का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि ये पोस्ट मेथड से जब जो भी काम करते हैं ना वो सिक्योर होता है इस केस में, लेकिन उसे ब्रेक कर सकते हैं, हमने ये चीज़ें भी पढ़ी थी। और पोस्ट मेथड का जो है ना इस्तेमाल किसी भी लेंथ के कैरेक्टर को भेजने के लिए कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन वगैरह नहीं है, ठीक है। तो ये था गेट और पोस्ट मेथड का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कि यहाँ पे फॉर्म में वो क्या काम कर रहा होता है। अभी हम गेट मेथड को लेके चलते हैं ताकि आप लोगों को और भी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो ये हमारा हो गया फॉर्म का स्ट्रक्चर। यहाँ तक कोई मसला है? सर गेट मेथड में कितने कैरेक्टर्स भेज सकते हैं? 2048 की सही। लिमिटेशन होती है। अच्छा ईमान, आपका ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो आप लीव कर सकती हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। आप ऑनलाइन वीडियो भी देख सकती हैं अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हैं तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टैक्स इनपुट। अच्छा, अब मुझे अगर यूज़र से इनपुट लेना हो और टैक्स की फॉर्म में लेना हो तो कैसे लेंगे वो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक मेथड भी डालना पड़ेगा, तो मेथड जो है मैं यहाँ से डाल लेता हूँ। यहाँ से मैं एक डमी मेथड उठा लेता हूँ। ये बेसिकली डमी ही मेथड है या डमी यूआरएल है। ये आपको कहीं भी लेके जाएगा नहीं, एक डमी जगह है वहाँ पे ले जाके रख देगा। ये बेसिकली कोई भी आपका डेटाबेस नहीं है, बस समझाने के लिए यहाँ पे बनाया गया। तो आप भी इसी का इस्तेमाल कर लीजिएगा अगर आपको करना होगा तो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अगर हमें यूज़र से इनपुट लेना हो और टैक्स लेना हो तो कैसे लेंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनपुट के एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना आप उसके अंदर टाइप का एट्रीब्यूट लगाएंगे और उसकी वैल्यू रखेंगे टैक्स। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा चीज़ लिख लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। पैराग्राफ बनाते हैं। इनपुट एलिमेंट टैक्स। अब इसका आउटपुट देखें, कॉपी पाथ। तो ये देखें आप यहाँ पे आपने जो टैक्स लिखा था वो टैक्स आ गया। उसके बाद ये इनपुट एलिमेंट की मदद से ये एक बॉक्स क्रिएट हो गया है। आप इसके अंदर कोई भी टैक्स लिख सकते हैं, जैसे कि मैं अपना नाम लिख दूँ मोहम्मद फराज, ठीक है। अच्छा, फराज आएंगे फराज। तो इसके थ्रू आप क्या करते हैं, यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, उसका नाम वगैरह टैक्स के बेस पे। अच्छा, इसमें आप जो है ना मज़ीद चीज़ों का और इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, साइज़।
साइज एट्रीब्यूट की मदद से ना जो है आप बॉक्स के साइज़ को बढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि अभी हमने CSS नहीं पढ़ा है तो अभी हम इसी के थ्रू साइज़ बढ़ाएंगे। अच्छा यहाँ पे दिख नहीं रहा है शायद, तो मैं इसको करता हूँ 40 पिक्सल करके देखते हैं। तो देखिए ये बॉक्स का साइज़ बड़ा हो गया, तो इसके थ्रू जो है ना हम बॉक्स के साइज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके बाद जो है एक और एट्रीब्यूट होता है, वो होता है मैक्स लेंथ का। मैक्स लेंथ के थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, हम जो है ना जो भी फर्स्ट कर ले यूज़र यहाँ पे लिखेगा तो उसकी लिमिटेशन लगा देते कि इतने कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर फर्स्ट के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 कैरेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे लिखने लगता हूँ MUSAMM। अच्छा अब आगे मेरा नहीं लिखा रहा है क्लिक करने के भी, टाइप करने के बाद भी, तो यहाँ पे लिमिटेशन लग गई है, इसी की वजह से लगती है मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट की वजह से। इसके अलावा यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट का हम इस्तेमाल करते हैं जो कि है प्लेस होल्डर, ठीक है। प्लेस होल्डर में हम जो है ना यूज़र जो भी हमारे वेबसाइट या इस फॉर्म में विजिट कर रहा है उसको गाइड करने के लिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ टैग्स वगैरह लिख रहे होते हैं ताकि उसको समझ में आए कि यहाँ पे क्या किस टाइप की चीज़ें लिखनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरव्यू नेम। तो अगर मैं यहाँ पे आके अब रिफ्रेश करूँ तो देखिए आपको यहाँ पे एक डमी सा टेक्स्ट मिल रहा है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये रिमूव हो जाएगा, या आप इसमें लिखने लगेंगे तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूज़र को गाइड करने के लिए होता है। अच्छा इसके अलावा यहाँ पे एक और 2 एट्रीब्यूट का और इस्तेमाल होता है, लेकिन अब ये जो एट्रीब्यूट 2 है ना इसका जो है काम सर्वर पर हो रहा है, यहाँ पे इसके आउटपुट में इसका कोई काम नहीं होता है, मीन्स के हमारे फॉर्म में इसका कोई काम नज़र नहीं आएगा। जिसमें सबसे पहला है एक है नेम का एट्रीब्यूट और दूसरा है वैल्यू का एट्रीब्यूट। ये जो है सर्वर में जा रहा होता है, क्योंकि सर्वर में जो है ना ये सारी चीज़ें ये सब चीज़ें नहीं जा रही होती हैं, सही है। सर्वर में ये जो नेम के साथ आप लिख के भेज रहे हैं ना वो आप जाएगा। अब फर्स्ट के लिए इस फॉर्म इस एलिमेंट के ज़रिए आप क्या ले रहे थे, फर्स्ट नेम ले रहे थे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। अच्छा ये सब स्मॉल में लिखाएगा और बीच में स्पेस नहीं आएगा, ठीक है। वैल्यू में नेम की जो आप वैल्यू लिख रहे हैं तो उसमें स्मॉल में लिखेंगे सारे कैरेक्टर, और बीच में अगर फर्स्ट कर लें एक वर्ड से ज़्यादा पे मुश्तमिल है तो वो उसके दरमियान में स्पेस नहीं आएगा, बस आप ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। और वैल्यू वो होगी जो यूज़र हमें लिख रहा होगा या यूज़र फिल कर रहा होगा। अगर फर्स्ट कर ले आप यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख देते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे देखें बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू आ जाएगी। तो हमें तो खुद से नहीं लिखना है ना, हम चाहते हैं कि यूज़र यहाँ पे फिल करेगा, तो यूज़र की वैल्यू जो यूज़र यहाँ पे टाइप करेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड देन ये नेम और वैल्यू का पेयर जो है आपके सर्वर पे चला जाएगा। तो वैल्यू हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते क्योंकि वैल्यू डायरेक्ट यूज़र लिख रहा होता है, वो ऑटोमेटिकली ही चला जाता है। इस तरीके से हम अपने एलिमेंट को बना रहे होते हैं, इनपुट एलिमेंट जिसके ज़रिए हम टैक्स ले रहे होते हैं। यहाँ पे किसी को कोई मसला समझ में आ गई, ये इनपुट टाइप एलिमेंट कैसे बनाया, उसके ज़रिए हम इनपुट कैसे ले रहे हैं। अगर मैं दोबारा दिखाऊं तो मैंने एक पैराग्राफ बनाया, पैराग्राफ ज़रूरी नहीं है, ये मैंने बस एक जो है ना तरीके से काम करने के लिए बनाया है। उस पैराग्राफ के अंदर मैंने एक टैक्स लिख दिया है। अच्छा इनपुट जो है आपका इनलाइन एलिमेंट है, वरना अगर मैं बयान नहीं देता तो ये इसी के आगे आ जाता, पर इसके लिए अगर मैं इसे हटा दूँ और मैं यहाँ पे आके फिर रिफ़्रेश करूँ तो देखिए उसी के आगे आगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको सेपरेट करने के लिए PR टैग का इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैंने इनपुट एलिमेंट का इस्तेमाल किया, उसमें मैंने ये कुछ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके इस एलिमेंट को तैयार कर लिया, जिसमें टाइप टैक्स है। अगर मुझे टैक्स चाहिए होगा तो टाइप की वैल्यू टैक्स रख दूँगा, कुछ और चाहिए होगा तो कुछ और रखूँगा। साइज़ के ज़रिए हम बॉक्स का साइज़ बढ़ा रहे होते हैं। मैक्स लेंथ के ज़रिए उसके अंदर जो हम कैरेक्टर डालेंगे उसकी लेंथ को सेट कर रहे होते हैं कि इतना कैरेक्टर ज़्यादा नहीं हो। प्लेस होल्डर के ज़रिए हम यूज़र को इन्फॉर्मेशन गाइड करने के लिए यहाँ पे वैल्यू लिख रहे होते हैं ताकि उसको पता चले यूज़र को यहाँ पे किस टाइप की इन्फॉर्मेशन आएगी। और ये जो होता है नेम और वैल्यू मैंने रिमूव कर दिया है, वो जो कि सर्वर के लिए होता है।
नेम में आप जो भी चीज़ें, जिस चीज़ से रिलेटेड आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले रहे हो वो आप यहाँ पे नेम में लिख देंगे, एंड देन वैल्यू जो यूज़र इंटर करेगा यहाँ से। तो किसी को मसला है यहाँ पे कोई, या हम आगे बढ़ें? ओके, आप सबको भी क्लियर है? ओके, अब हमने पहला एलिमेंट पढ़ लिया इनपुट टाइप, टैक्स इनपुट पढ़ लिया। अब बात करते हैं पासवर्ड इनपुट की। तो पासवर्ड इनपुट की क्या करेंगे हम, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। और इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। पासवर्ड ये हो गया। अब यहाँ पे टैक्स की जगह क्या आ जाएगा, जैसे ही पासवर्ड लिखा मैंने उसकी आपको सजेशन दे देगा, शायद यही रखता हूँ। अच्छा, पासवर्ड जो है मुझे कितने कैरेक्टर का रखना है, मैं रख लेता हूँ 10। सही है। प्लेस होल्डर इंटर योर पासवर्ड, और नेम में आप किस टाइप की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, पासवर्ड की। अच्छा, यहाँ पे क्या हो गया भाई, चलिए देखते हैं इसका आउटपुट। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आपको एक, अच्छा यहाँ पे मसला आ रहा है। अब अच्छा, यहाँ पे हम आप कुछ भी लिखेंगे तो आपको पासवर्ड के फॉर्म में लिखना होगा, लेकिन देखिए 10 कैरेक्टर के बाद जो है वो आगे मूव नहीं करेगा। तो इसे हम जो है यूज़र से पासवर्ड ले रहे होते हैं फॉर्म में। यहाँ कुछ मसला है, खैर देखते हैं बात। अच्छा, टैक्स एरिया, इसका इस्तेमाल हम करते हैं यूज़र से अगर मुझे कमेंट वगैरह की चीज़ें लेनी हो, या कोई डिस्क्रिप्शन यूज़र से मांग रहा हूँ किसी चीज़ के बारे में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टैक्स इनपुट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मल्टी लाइन इनपुट भी कहलाता है।
आप जो ये कहाँ गया, हाँ ये टैक्स इनपुट के थ्रू जब यूज़र से इनपुट दे देते हैं ना, तो वो एक सिंगल लाइन पे बेस हो रहा होता है। जबकि आप टैक्स ये के थ्रू जब यूज़र से इंफॉर्मेशन लेते हैं ना, तो वो मल्टी लाइन पे चले जाते हैं, मल्टीपल लाइन पे वो इनपुट आ जाता है। और इसका इस्तेमाल अमूमन यूज़र से कमेंट या डिस्क्रिप्शन वगैरह की चीज़ें के लिए कर रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसका इस्तेमाल करूँ तो मुझे करना होगा सबसे पहले टैग की जगह टैग लगाना होगा, ठीक है। मैं आई डी को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नेम, नेम में यहाँ पे वही आएगा। आप यहाँ पे क्या लेने जा रहे हैं, कमेंट लेने जा रहे हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे, हाँ अभी प्लेस होल्डर लगाते हैं हम। प्लेस होल्डर योर कनेक्ट का आउटपुट देखते हैं। अच्छा यहाँ पर मैंने कोई टैक्स लिखा नहीं, तो टैक्स आ नहीं रहा है, तो इसके ऊपर मैं एक टैक्स लगा देता हूँ, बल्कि एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। और इसके आउटपुट को मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ कमेंट। अच्छा तो अब इसका आउटपुट देखें, मतलब यहाँ पे एक बी आर भी आएगा। ठीक है। अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना आपके कमेंट बॉक्स का साइज़ ये होता है, लेकिन अगर आपको और बड़ा साइज़ चाहिए, मीन्स के बॉक्स का साइज़ और बड़ा चाहिए, तो इसमें यहाँ पे जो है हम दो एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। एक है रॉ और एक कॉलम। रॉ और दूसरा है कॉल्स। कॉल्स का एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। रॉस के थ्रू आप बता रहे थे कि मुझे कितने रॉस चाहिए, मीन्स के बेसिकली आप बता रहे थे मुझे कितना हाइट चाहिए रॉस के थ्रू। तो अभी फर्स्ट के लिए ये दो रॉ से मुश्तमिल है, एक रॉ और यहाँ पे एक रॉ आएगा, दो रॉ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये हो जाए 10 रॉ पे मुश्तमिल। इसी तरीके से कॉलम जो कि इसकी विड्थ बता रहा होता है, तो अभी ये कुछ कॉलम होगा। मैं यहाँ पे इसको बाउंड कर देता हूँ कि मुझे 20 कॉलम पे मुश्तमिल ये टैक्स एरिया दिखाओ। तो ये देखिए ये इतना बड़ा हो गया। अगर मैं इसको 20 की जगह कर दूँ 40, तो ये इस तरीके से बड़ा हो गया। तो इस तरीके से हम टैक्स एरिया को टैक्स एरिया क्रिएट कर रहे होते हैं। अच्छा रेडियो बटन, अब रेडियो बटन का इस्तेमाल हम कब करते हैं, रेडियो बटन का इस्तेमाल हम उसको करते हैं जब हमें मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए हों और उसमें से कोई एक ऑप्शन जो है सिलेक्ट करवाना हो या कोई एक ऑप्शन सही हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, रेडियो बटन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और वो कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले एक पैराग्राफ बना लेते हैं। पैराग्राफ के अंदर हम लिख देते हैं जेंडर। सही है, जेंडर के बाद यहाँ पे दोबारा इनपुट के इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो, नेम। अच्छा यहाँ पे हम क्या लेने वाले हैं, यूज़र से बताने वाले हैं, सिलेक्ट करवाने वाले हैं। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करवाने वाला हूँ जेंडर में एक मेल होता है, एक फीमेल होता है होती है, और एक जो है अदर्स। अदर, तो ये तीन चीज़ होती है। अगर आप इसका, अच्छा इस सबको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। और मैं इसका आउटपुट देखूँ तो देखें, अच्छा ये जेंडर एक लाइन में आ रहा है, तो मैं इससे यहाँ पे दिया लगा के अलग लाइन पे ले आता हूँ। ठीक है, तो जेंडर में आप मेल, फीमेल और अदर्स आ रहा है। अच्छा पहले आपने इनपुट एलिमेंट लगाया तो उसकी वजह से सर्कल क्रिएट हुआ,
और उसके बाद आप आगे इनपुट एलिमेंट के एंड में आपने जो भी टैक्स लिखा वो आपको उसके बाद मिल रहा है। अच्छा, हर इनपुट एलिमेंट के एंड में ना आप लोग फॉरवर्ड स्लैश लगा लीजिएगा, क्योंकि ये सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट है। अगर आप गौर से देखें तो इसका सिर्फ एक ही टैग है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, ताबुल सर माइक ओपन करना। ताबुल सर आप यहाँ पे मौजूद हैं? सैफुल्ला आप मौजूद हैं? कोई भी मौजूद नहीं है क्या? अब आ रही है आवाज़? अब आ रही है? अभी भी कट हो रही है आवाज़। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अब अभी भी नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज़? हेलो? अच्छा, 1 मिनट पूछें। नीचे से नहीं आ रही है। अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो कहाँ तक आप लोग ने मेरी बात सुनी है? इनपुट एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है वहां तक। अच्छा, इनपुट, हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपको ना यूज़र से फर्स्ट करने मल्टीपल इनपुट लेना है, मल्टीपल ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सेलेक्ट करवाना है, तो उसके लिए आपको इसके लिए जो है आप रेडियो बटन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें तो जैसे मैंने इनपुट टाइप और उसकी वैल्यू रखी है रेडियो, ठीक है। और यहाँ पे जो है अगर इसका आउटपुट देखें तो रेडियो की वजह से जो है इनपुट टाइप रेडियो, इसकी वजह से ये सर्कल क्रिएट हुआ है। एंड देन उसके आगे मैंने जो कंटेंट लिखा है वो हमारा कंटेंट उसके आगे डिस्प्ले हो गया है। एंड देन ये इसी तरीके से यहाँ पे कंटिन्यू होते जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसके आगे काम करते हैं। अच्छा, रेडियो बटन जैसे कि मैंने बोला, अगर मुझे कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो इन सब में से, तो मैं क्या करूँगा, रेडियो बटन का इस्तेमाल करूँगा। मैं नेम दे देता हूँ यहाँ पे मेल, यहाँ पे फीमेल, और यहाँ पे अदर। तो
तो अब इसका आउटपुट देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे मैंने मेल पे क्लिक किया, मेल सेलेक्ट हो गया। ये क्या फीमेल में किया, फीमेल भी सिलेक्ट हो गया। अदर में किया, अदर भी सिलेक्ट हो गया। ये ऐसा इस वजह से हो रहा है ना कि यहाँ पे जो है नेम जो है ना, सबका नेम हम यहाँ पे सेम रखेंगे। अगर ये सेम नहीं रखेंगे ना तो ये क्या होगा कि अपने बिहेवियर को चेंज कर देगा। तो नेम में हम रखते हैं यहाँ पे जेंडर, यहाँ पे भी हम ये रखते हैं जेंडर, और यहाँ पे भी हम ये रखते हैं जेंडर। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया नेम। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें तो वैल्यू, यहाँ पे हम कोई वैल्यू टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई वैल्यू टाइप नहीं कर रहे हैं। तो टाइप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें वैल्यू खुद से प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वैल्यू को मैं एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर लेता हूँ, बल्कि काम करता हूँ ये और की मदद से सब जगह लिख लेता हूँ। वैल्यू का एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर लिया, और अब इसकी जो वैल्यू है ना वो अलग अलग रख देता हूँ मैं। मेल यहाँ पे आ जाएगा फीमेल, और यहाँ पे आ जाएगा अदर। अब जब मैं इसके बिहेवियर को देखूँगा तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये हट जाता है, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये हट जाता है। इस तरीके से हम इनपुट टाइप में रेडियो का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें मज़ीद चीज़ एक आती है कि फ़र्ज़ कर लें अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट किसी में नहीं लगा हुआ। अगर मुझे बाय डिफ़ॉल्ट किसी में भी लगाना हो तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आऊँगा, एक एट्रीब्यूट और इजाफा करूँगा जो कि चेक। सही, इससे क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट उस एलिमेंट पे एक चेक मार्क आ जाएगा। अच्छा सानिया, आप यहाँ पे मौजूद हैं? जी सानिया आप मौजूद हैं यहाँ पे? जी आप मुझे ये बताएं कि ये जो जैसे कि हम जिक्र कह रहे हैं कि दो तरीके के एलिमेंट होते हैं, दो तरीके के टैग होते हैं। एक होता है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होता है, और एक होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो सेल्फ क्लोजिंग टैग को ना हम एक और नाम से भी बुलाते हैं, उसे कहते हैं हम एम्प्टी एलिमेंट। तो एम्प्टी एलिमेंट क्यों कहते हैं? आ, नहीं पता। जी आप क्या कहें, दोबारा कहिएगा, आवाज़ नहीं आएगी मुझे। नहीं सर, पता नहीं। अच्छा रहने दें, ऐसा लग रहा है मेरा माइक काम जो है ना नहीं कर रहा है। चलिए खैर, अच्छा मैं ये बता देता हूँ, अगर आपने यही बोला है तो ठीक है, वरना आप करेक्ट कर लीजिएगा। एम्प्टी सेल्फ क्लोजिंग टैग को ना एम्प्टी एलिमेंट इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि उसके अंदर जैसे अगर आप नाम पे फोकस करें एम्प्टी एलिमेंट, एम्प्टी मतलब खाली एलिमेंट, तो ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर कुछ हम रख ही नहीं सकते हैं उसे हम एम्प्टी एलिमेंट कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो सेल्फ क्लोजिंग टैग को एम्प्टी एलिमेंट इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि हम इसके अंदर कोई भी कंटेंट डिफाइन नहीं कर पा रहे होते हैं। अगर आप देखें तो ये इनपुट का ओपनिंग टैग यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो गया, मतलब कि सेल्फ क्लोजिंग टैग था, लेकिन हम इसके अंदर कोई कंटेंट लिख ही नहीं पा रहे। इसका सेल्फ क्लोजिंग टैग होता तभी हम यहाँ पे कोई कंटेंट लिख पा रहे होते हैं। इसी वजह से इसको जो है हम एम्प्टी एलिमेंट भी कह रहे होते हैं। अच्छा ये आपको समझ में आ गया ना रेडियो बटन हमने कैसे काम किया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि चेक बॉक्स। चेक बॉक्स भी बिल्कुल इस तरीके से होता है, लेकिन इसका जो है ना इस्तेमाल हम जो है कर रहे होते हैं, इसलिए कर रहे होते हैं
कि फ़र्ज़ के लिए अगर मैंने मल्टीपल ऑप्शन दिया है और उसमें से मुझे एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है आउट करवाने हैं, तो इसलिए हम चेक बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जबकि रेडियो बटन में सिर्फ हमें एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करवाना होता है, तो इसलिए हम रेडियो बटन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। चेक बॉक्स के लिए हम क्या करते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं फेवरेट, क्या ले रहे हैं यहाँ पे, फेवरेट क्रिकेटर ही ले लेते हैं। चलो फेवरेट क्रिकेटर क्रिकेटर अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इनपुट टाइप की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। और इसको कर देता हूँ मैं चेक बॉक्स। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे वैसे ही रहेंगी। अच्छा, यहाँ पे मेल ही जगह मैं कर देता हूँ, क्या लिखूँ, मैक्सवेल लिख देता हूँ। विराट कोहली लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, धोनी लिख देता हूँ। और एक और बना लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ शायद अफरीदी लिख देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे तक की वैल्यू चेंज कर लेते हैं। इसको दे देते हैं मैक्स वेल, इसको दे देते हैं विराट कोहली, इसको दे देते हैं धोनी, और इसको दे देते हैं लाला, दे देते हैं इसको। और सबके जेंडर को हम चेंज कर देते हैं। जो कि हम यहाँ पे रख देते हैं क्रिकेटर। या फेवरेट क्रिकेटर जो भी रखना चाहे आप यहाँ पे रख सकते हैं। सही है, अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आगे, अगर आप चाहते हैं कि सब जो है अलग अलग लाइन में आए, थोड़ा सा और अच्छा लगे, तो सब के एंड में एक बिहार टैग लगा दें। तो अब आपको इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा। आप इसे चाहे तो हेडिंग के फॉर्म में भी बना सकते हैं या बोर्ड भी कर सकते हैं, ताकि ये थोड़ा सा और अच्छा लगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, अब ये हो गया चेक बॉक्स हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं ड्रॉप डाउन या सिलेक्ट बॉक्स। इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, जब आपको मल्टीपल ऑप्शन देना हो, लेकिन आप उसे चेक बॉक्स या रेडियो के थ्रू नहीं दे सकते। जैसे कि फर्स्ट के लिए अगर आपको किसी से कंट्री सेलेक्ट करवाना हो, अब कंट्री तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो उसके लिए तो आपको इतने सारे ऑप्शन बैठ के लिखने पड़ेंगे। तो उसके लिए जो है हम चेक बॉक्स या रेडियो बटन का इस्तेमाल नहीं करते। इसके लिए हम जो है ड्रॉप डाउन बॉक्स या सिलेक्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इसको कैसे करेंगे इस्तेमाल, तो यहाँ पर हम आते हैं, एक पैराग्राफ बना लेते हैं। पैराग्राफ के अंदर लिख देते हैं कंट्री। तो ये कंट्री, और इसके बाद हम लगाते हैं सिलेक्ट का टैग। अच्छा, सिलेक्ट में हम दे देते हैं आईडी नेम, ये क्या चीज़ है, ये कंट्री है। और सिलेक्ट के क्लोजिंग टैग से पहले अब यहाँ पे कंटेंट,
अच्छा, जैसे आप सिलेक्ट का टैग लगाएंगे ना, देखिए यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिल जाएगा। अभी इसके अंदर कोई भी नहीं है, तो इस वजह से ये खाली पड़ा हुआ है। देखें, अब हम इसे फिलअप कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन का टैग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 1 2, अभी हम फर्स्ट के लिए 4 ऑप्शन रख देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे रख देते हैं पाकिस्तान, चाइना, जर्मनी, यूएस। और यहाँ पे इसकी वैल्यू भी डिफाइन कर देते हैं, पाकिस्तान, चाइना, जर्मनी, यूएस। ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ पर आए, मैं इसको रिफ्रेश करूँ, तो देखिए यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम। अच्छा, पहला ऑप्शन जो हमेशा होता है सिलेक्ट योर कंट्री, यहाँ पे एक ऑप्शन हम ऑल लगा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, इसको खाली रख देते हैं क्योंकि ये कोई सिलेक्ट नहीं करता है। और यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं हम सिलेक्ट योर कंट्री। अब इसका आउटपुट देखते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो अब आगे यहाँ पे सिलेक्ट योर कंट्री का ड्रॉप डाउन जैसे ही लॉन्ग करेंगे, आपको जो भी सिलेक्ट करना है चारों में से वो आप सिलेक्ट कर लें। अच्छा, ये पहला वाला ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होता है क्योंकि हमें यहाँ पे दिखाना होता है कि आप क्या सिलेक्ट करवाना चाह रहे हैं। अगर आप यही लिखेंगे तो फिर आपको डायरेक्ट पाकिस्तान से यहाँ पे डिस्प्ले आ रहा होगा। इस वजह से हम यहाँ पे ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर फर्स्ट कर लें, मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर का इस्तेमाल करके देखूँ तो क्या होता है। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे प्लेस होल्डर के साथ यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है। हेलो लिख के चेक कर लेते हैं, नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो प्लेस होल्डर यहाँ पे काम नहीं करता है। तो इस तरीके से जो है हम सिलेक्ट बॉक्स को यहाँ पे सिलेक्ट करवा लेते हैं। फर्स्ट के लिए जो सिलेक्ट करना हो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा, वो आ गया। इस तरीके से कोई भी यूज़र जो है सिलेक्ट कर रहा होता है कंट्री वगैरह। अच्छा, अभी के केस में तो हम जो लिख ले रहे हैं, लेकिन जब आप आगे काम कर रहे होंगे ना, तो उसमें ये होगा कि आप फर्स्ट के लिए आप दुनिया भर के लिए आपने अपनी वेबसाइट को विजिबल किया हुआ है, तो आपके पास दुनिया भर की कंट्री की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या बैठ के एक एक को टाइप करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आप API का इस्तेमाल करते हैं, जिसके थ्रू आप जितनी भी कंट्री और सबके इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हासिल कर रहे होते हैं। ये आगे का काम है। ये में आप जब जाएंगे ना, तब उस वक्त ये सब चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन मैंने आपको अभी बता दिया है, गाइड कर दिया है। लेकिन अभी केस में जिसमें 5-6 लिखना हो, तो उसमें हम उससे लिख लेते हैं या लिखेंगे। तो इस तरीके से हम जो है सिलेक्ट बॉक्स को बना रहे होते हैं। अच्छा, फाइल इनपुट बॉक्स, अगर हमें यूज़र से जो है फर्स्ट कर लें कि उसकी फ़ाइल वगैरह लेनी हो, जैसे कि आप लोग फॉर्म में फिल करते हुए फाइल वगैरह पिक्चर अपलोड कर रहे होते हैं ना, तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, कॉपी का टैग लगाते हैं। पी के टैग लगाने के बाद यहाँ पे हम प्रोफाइल पिक्चर मांग लेते हैं। प्रोफाइल पिक्चर, और यहाँ पे हम ले लेते हैं इनपुट, और इनपुट टाइप में यहाँ पे ले लेते हैं हम फाइल। जैसे आप फाइल लेंगे, आप यूज़र से आप क्या कर सकते हैं, उसकी फ़ाइल मांग सकते हैं। अच्छा, ये में हम यहाँ पे लिख दें DP, प्रोफाइल पिक्चर मांग रहे हैं आप, आई थिंक DP बोलते हैं प्रोफाइल पिक्चर को, और वैल्यू जो यूज़र फाइल देगा वो यहाँ पे वैल्यू होगी। अच्छा, अगर आप इसका आउटपुट देखें तो इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन पे ले आते हैं।
तो अब यहाँ पे आप जो है यूज़र से कोई भी फाइल एज एन इनपुट ले सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे नो चूज फाइल आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे फाइल ऑप्शन के ब्राउजिंग का ऑप्शन मिल जाता है। मुझे कुछ भी चाहिए अपलोड करना हो, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं कर दिया ओपन और वो चीज़ यहाँ पे अपलोड हो गई। मीन्स के मेरे इस एलिमेंट में आ गई है, वैल्यू के एक्टिविटी के अंदर जाके स्टोर हो गई है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अच्छा मैसेज में बता दिएगा क्योंकि आप लोगों की वॉइस थोड़ा सा मतलब है कि माइक काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, फाइल किस तरीके से लेते हैं यूज़र से, हमने वो भी देख लिया। अच्छा अब सबमिट बटन, जब हम पूरा फॉर्म तैयार कर लेते हैं उसके बाद हमें काम होता है फॉर्म को सबमिट करना। तो फॉर्म सबमिट कैसे करते हैं भाई? इसके लिए सिंपल है, आप एक और पी का एलिमेंट बना लें। अच्छा ये मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप भी पी का एलिमेंट बनाएं, आप जो है डायरेक्ट काम कर सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है, आप जिस तरीके से काम करना चाहें। अच्छे वैसे यही ज़्यादा सही होता है, एक प्रोफेशनल या एक फॉर्मेट के तौर पे काम हो रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप चाहें तो आप भी कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या लेना है, बटन बनाना है। तो बटन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका आप इनपुट लें, यहाँ पे टाइप रख दें सबमिट, सही है। अच्छा नेम देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम ये भेज तो नहीं रहे होते हैं यूज़र ये चीज़ें, मीन्स कि ये चीज़ें सर्वर पे नहीं जा रही, क्योंकि ये तो एक एज अ बटन काम कर रहा होता है। इसमें हम क्लिक करते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन जो है सर्वर पे चली जाती है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सिर्फ वैल्यू लिख रहे होते हैं। अच्छा वैल्यू में भी आप जो है ना नहीं भी लिखे तो चलेगा, क्योंकि अगर फर्स्ट चले में कोई वैल्यू नहीं लिखता हूँ और आप इसका आउटपुट देखें। अच्छा अभी तो मुझे आउटपुट ही नहीं आ रहा है, तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबमिट। यहाँ पे आप देखें सबमिट बटन मिल जाएगा, आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं क्या करता हूँ अभी के केस में, इंफॉर्मेशन दी है, चले फॉर्म को फिल करते हैं मैं, और आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। रास्ता फिल कर लेता हूँ उससे। अब जैसे देखें यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ ना फॉर्म को, तो आप यूआरएल देखिएगा थोड़ा सा, सही मैंने सबमिट किया। अब ज़रा यूआरएल पे आप गौर करें, ये तो हमारा वो यूआरएल हो गया जो हम वहाँ पे मेंशन किए थे। उसके बाद ये आ गया क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद हमारा आ गया पूरा क्यूरी स्ट्रिंग। फर्स्ट नेम में मैंने क्या लिया था, यहाँ पे मेंशन हो गया। सेपरेट करने के लिए एम्परसेंड का इस्तेमाल हुआ। पासवर्ड में मैंने क्या लिया था, ये आ गया पासवर्ड, ठीक है। इसके बाद एंड कमेंट में मैंने क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। जेंडर में मैंने मेल दिया हुआ है। क्रिकेटर मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है। अच्छा आगे अगर इसके जाएं, हाँ स्क्रीनशॉट में मैंने जो डीबी जो मैंने वहाँ पे नेम दिया था वहाँ पे इसी वैल्यू ये मैंने सिलेक्ट की हुई है। अच्छा जेंडर मेल है, ये 2 दफ़ा आ रहा है, खैर इसको नेगलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली आपको समझ में आ गई गेट मेथड के थ्रू अगर आप जो भी फॉर्म सबमिट करते हैं ना, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो इस तरीके से यूआरएल के एंड में नज़र आ जाती है। तो अगर आप कभी जो है ना सर्च करते हो, अगर आपने गौर किया हो, फर्स्ट पहले आप जो गूगल खोलते हैं वहाँ पे आप सर्च करते हैं कि स्पोर्ट्स कार पे आप जैसे ही सर्च करते हैं ना, तो अगर मैं आपको कर भी दिखाऊँ, यहाँ पे मैं खोलता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्पोर्ट कार,
जैसे ही स्पोर्ट्स कार लिखता हूँ, देखें क्वेश्चन मार्क आया और उस स्पोर्ट्स कार से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी ना वो क्यूरियस स्ट्रिंग के फॉर्म में मुझे मिल गई। तो इसका मतलब क्या है, ये एक जो है गेट मेथड के थ्रू रिक्वेस्ट हुआ है, ठीक है। और मजीद ये कि क्योंकि ये नन सिक्योर डेटा है, स्पोर्ट्स कार इसका कोई क्या ही चोरी कर लेगा और चोरी करके करेगा भी क्या, तो इस टाइप की चीज़ें के लिए गेट मेथड हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं बैग आ जाता हूँ वापस अपने फॉर्म में। अच्छा, मैंने यहाँ पे 2 सिलेक्ट किया हुआ था, तभी जो है मेरे पास वहाँ पे क्रिकेटर में 2 आ रहा था, एक मैक्सवेल भी आ रहा था और एक विराट कोहली भी आ रहा था। तो इस तरीके से हमने देखा कि गेट मेथड के थ्रू हम काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर हम ये पोस्ट मेथड के थ्रू करें तो मैं गेट कर देता हूँ पोस्ट, ठीक है। और पोस्ट के बाद बाकी जो है चीज़ें वैसे ही रखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, दोबारा से फिल कर लेते हैं। तो ये रहने देते हैं, पाकिस्तान कर लेते हैं, यहाँ से हम कर लेते हैं, ये सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं इमेज हो, आप कोई भी फाइल भी लगा सकते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हैं, कुछ भी भेज सकते हैं। एंड देन अच्छा, मैं सबमिट करने जा रहा हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने सबमिट किया, अब क्योंकि ये मैंने पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट किया है, तो देखिए हमारा जो है कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ पोस्ट मेथड। हाँ, तो यहाँ पे आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग जो है लिख दें कमेंट्स में, नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सानिया आपका सवाल है, 1 मिनट में दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होकर देखता हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सही, ठीक है। सानिया माइक को ओपन कर लें एंड देन बात करें फिर हम। मैं कह रही हूँ अभी डिफ़ॉल्ट में जो है पासवर्ड आपका हिडन है। अगर उसको अनहाइड करना हो, जो आई का आइकन आता है ना यूजुअली सबमिट करते हुए। अच्छा, आप कुछ बोल रही हैं, उनकी आवाज़ नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है इनकी आवाज़? कमेंट में कर दें। अच्छा, मुझे ही नहीं आ रहा है। चले खैर, इसका मतलब मेरे ही तरफ से मसला है। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, मैं आपका सवाल जो है यहीं से अच्छा आप बोल के देखें, शायद अब मुझे आवाज़ थोड़ा सही किया मैंने। सानिया, हेलो। हाँ अब आ रही है आवाज़, बोले सानिया। मादरत इस नहीं, चीज़ मैं की। कह रही हूँ कि अभी जो पासवर्ड हमने बनाया है वो अभी डिफ़ॉल्ट में हिडन है। सही है, हाँ उसको अनहाइड कर सकते हैं? हाँ, वो कर सकते हैं। फिर आपको इसमें जो है ना जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर इसमें आपको मज़ीद एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही होता है शायद। खैर, इसके बारे में तो मुझे अभी नहीं पता, ये मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन हो जाता है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू तो लाजमी हो जाता है, और इसमें होता है कि नहीं होता है, वो डायरेक्ट होता है कि नहीं, वो मुझे देखना पड़ेगा। मैं देख के बता देता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। इसके अलावा कोई सवाल सानिया? नो। और किसी और को कोई सवाल है? ईमान, आपको कोई सवाल है? ना, ओके। अच्छा, जहाँ पे मेरी आवाज़ रुक जाए या आप लोगों को आवाज़ नहीं आए ना, तो काइंडली आप जो है माइक में बोल दिएगा या फिर मैसेज कर दिएगा व्हाट्सएप में भी।
कि स्क्रीन तो ये वाली विजिबल नहीं होगी जब मैं पढ़ा रहा हूँ। चलें, हाँ अब हम कहाँ पे थे? अच्छा, सबमिट बटन हमने देख लिया। अच्छा, इसके अलावा आप और तरीके से भी बटन बना सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट के लिए अगर आपको बटन लगाना है या बनाना है लेकिन टाइप वाला बटन ही आप चाहते हैं इमेज पे ऐसा बटन बनाएं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट टाइप की वैल्यू आप लिख देंगे इमेज। और आपको पता है जब आप इमेज लगाते हो तो उसके लिए आप दो चीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सोर्स यहाँ पे आप जो भी इमेज लगाना चाह रहे हैं उस इमेज की यहाँ पे पिक्चर लगा देंगे, सही है। एंड देन उसकी यहाँ पे, अच्छा उस केस में जो है ये वैल्यू सबमिट हट जाएगा। और यहाँ पे आप एक विड्थ दे देंगे उसके विड्थ को सेट करने के लिए इमेज की। तो इस तरीके से आप जो है एक इमेज को भी ऐसा बटन लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और ही तरीका है बटन लगाने का, वो ये है कि आप जो है एक बटन का टैग लगा लें। बटन के टैग के थ्रू भी आप यहाँ पे एक सबमिट बटन, सबमिट 1 के नाम से मैं बटन बना लेता हूँ और इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबमिट 1 के नाम से भी एक बटन बन चुका है। मैं इसको क्लिक करूँगा, हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप बटन जो बनाएंगे ना वो बेसिकली काम सबमिट का ही करेगा, वरना अगर आपको कुछ चेंज करना हो तो उसको फिर ये जो है ना फिर आपको जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी पड़ती है उस बटन के काम को चेंज करने के लिए। मीन्स उसके पीछे आपको फंक्शन लगा के लॉजिक बनाना पड़ता है ताकि उस बटन पर क्लिक हो तो क्या काम है। अदरवाइज़ फॉर्म में जो बटन बनते हैं वो सिर्फ सबमिट के लिए ही होते हैं। तो ये हो गया हमारा सबमिट बटन और इमेज बटन कैसे लगाते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है लेबलिंग फॉर्म कंट्रोल। ये क्या चीज़ है? चलिए, ये है क्या चीज़, मुझे भी याद नहीं आ रहा। लेबलिंग फॉर्म कंट्रोल, हाँ समझ आएगा। इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट के लिए जैसे कि हम बात कर रहे थे ना कि जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो उन क्या कहते हैं यूज़र्स के लिए भी हम टारगेट कर रहे होते हैं और यूज़र को भी मद्देनज़र रखते हुए काम कर रहे होते हैं जिनकी आँखें कमज़ोर होती हैं, जो सही से देख नहीं सकते, जो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट करें अगर वो कोई स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हों, आप वो फॉर्म कोई फिल कर रहे हो, ठीक है, और वो फॉर्म जब फिल कर रहे हो उन्हें यहाँ पे फर्स्ट के लिए जेंडर सेलेक्ट करना हो, तो वो इस डॉट को जो कि इतना छोटा सा बिल्कुल जब तक इस पर जाके हम क्लिक नहीं करेंगे तो वो क्लिक नहीं होगा। तो कैसे ही करेगा, यहाँ पे उसको मुश्किल होगी। इस तरीके से फर्स्ट कर लिया, अगर उसको यहाँ पे अपना नेम लिखना है जब तक कि बॉक्स में क्लिक नहीं करेगा तब तक वो नहीं लिख सकता। अगर मैं इस टेक्स्ट में करूँ तो नहीं हो रहा होता है। लेकिन आपने अगर गौर किया हो, कभी आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसमें आप वुमन शायद होता हो, आपने गौर किया हो नहीं किया हो, आप जब कंटेंट पे क्लिक करते हैं ना उसके, तो वो एक्टिव हो जाता है सेल। फर्स्ट कर लिया, अगर मैं इसके कंटेंट में सिलेक्ट करूँ या फिर आपने गूगल फॉर्म भी भरा होगा ना तो उसमें आप कोई कॉन्टेंट पर क्लिक करते हैं ना कॉन्टेंट, तो ऑटोमेटिकली वो पूरा वो जो है पार्ट सिलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अभी इस केस में देखें नहीं हो रहा है हमारे, तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, हम लेबलिंग कर रहे हो। अब लेबलिंग करने के ना दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, अच्छा आवाज़ आ रही है ना, हाँ आवाज़ आ रही है। तो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये है कि आप क्या करें, फर्स्ट कर लें, मैं इसे करना चाह रहा हूँ, ये जो हमारा ये मेल है ना या फीमेल है या अदर, चलो अदर भी ले लेता हूँ। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं अदर पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो क्या हो जाए, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए। अभी केस में देखिए नहीं हो रहा है, ये सिलेक्ट हो जा रहा है। तो इसी केस में क्या करूँ मैं, एक तरीका ये लेबल करने का कि मैं क्या करूँ, ये अदर वाले पूरे लाइन को, क्योंकि ये पूरा ही वो चीज़ है ना, इस पूरे को कंट्रोल सी करता हूँ, रिमूव करता हूँ और लेबल का टैग लगाता हूँ, लेबल का टैग लगाता हूँ और फिर यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ और इस लेबल के टैग के अंदर जो है मैं इसको पुट कर देता हूँ जो हमने काम किया था। एंड देन आके मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ
तो अब देखिए, अब मैं अगर इसमें यहाँ पे आके क्लिक करूँगा, देखिए वो सिलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते थे, किसी भी चीज़ को लेबल कर रहे होते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, और चलिए मैं यहाँ से चेक मार्क हटा दे रहा हूँ। सही है, अब मैं दूसरे तरीके को इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जिससे भी आप फर्स्ट पहले लेबल करना चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि इस मैक्सवेल को मैं लेबल करना चाह रहा हूँ। दूसरा तरीका है ये, आप मैक्सवेल के पास आएँ, ठीक है, और आगे यहाँ पे आप एक इंटर करें, यहाँ पे लेबल का टैग लगाएं। सही है। अच्छा, 4 में यहाँ पे लिख दें कुछ भी जो आप लिखना चाह रहे हैं, टैक्स, और इस टैक्स की ना आईडी दे दें जिस पे आप ये काम अप्लाई करना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक आईडी का एट्रीब्यूट दें और इसकी वैल्यू वो रखेंगे जो आप मैक्स 4 के अंदर आपने रखी है। मैंने मैक्स रखी है, यहाँ पे भी मैं मैक्स रख देता हूँ और इसके कंटेंट को उठा के कंट्रोल की करता हूँ, यहाँ से रिमूव करता हूँ एंड इस लेवल टैग के अंदर रख देता हूँ और यहाँ से BR को मैं नेक लाइन में मूव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है। अगर आप देखें, मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस आ गया है। चलिए, अब मैं इस मैक्सवेल पे आके क्लिक करता हूँ तो देखिए मैक्सवेल भी सिलेक्ट हो गया। लेकिन ये विराट कोहली पे जैसे ही मैं, अच्छा देखिए यहाँ पे आ रहा हूँ तो ये माउस पॉइंटर से टाइप राइटर में चेंज हो जा रहा है, जबकि यहाँ पे आ रहा हूँ तो देखिए माउस पॉइंटर में चेंज हो जा रहा है। तो ये भी एक डिनोशन, क्या कहते हैं, डिनोशन है कि हम जो है लेबल पे काम कर रहे हैं या लेबल को हमने अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं किसी पे भी कर सकते हैं, पर चलने में चाहता हूँ ये हो जाए तो मैं क्या करता हूँ, इस सबको जो है रिमूव कर देता हूँ, लेबल का टैग अप्लाई कर देता हूँ, 4 को रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से एंटर करता हूँ, कंट्रोल V कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, फर्स्ट नेम में जैसे ही मैं क्लिक करूँगा देखिए मेरा सेल एक्टिव हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज़ को लेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेबलिंग भी होगी, लेबलिंग फॉर्म कंट्रोल, यहाँ भी कोई मसला है? ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ग्रुपिंग फॉर्म एलिमेंट। अच्छा, आप लोगों को अगर याद हो, जब आप लोग इंटर या मैट्रिक का फॉर्म भर रहे थे, सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर के लिए जो फॉर्म भरते हैं आप लोग, तो उसमें जो है ना एक एंड में आपको लिखा होता है फॉर ऑफिस यूज ओनली, और पूरा वो बॉक्स के अंदर होता है। तो वही बेसिकली क्या हुआ होता है, एक ग्रुपिंग होता है कि एक चीज़ या फिर एक जैसे इंफॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर हम रखते हैं, इसे हम ग्रुपिंग फॉर्म एलिमेंट कह रहे होते हैं। ये करते कैसे हैं? करने का आसान तरीका है कि फर्स्ट कर लें, मैं इसको कमेंट को बाहर ले जाता हूँ, ये कमेंट को मैंने आगे मूव करवा दिया और मैं यहाँ पे अब 3 चीज़ रखा हुआ हूँ जो कि है फर्स्ट नेम, पासवर्ड और जेंडर। इसको मैं रख देता हूँ अपने पर्सनल। अच्छा, इसको भी मैं कर देता हूँ। एक और चीज़ है यहाँ पे, ये मेरी इंफॉर्मेशन जो भी वो मुझसे मांग रहा है, तो इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, मूव करवा के। अच्छा, ये आएगा, इसके ऊपर आएगा, हाँ यहाँ पर आएगा। कमेंट से पहले कर दिया मैंने। अच्छा, ये कर कैसे रहा हूँ, पहले उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसके बाद ऑल्ट प्रेस करके ऊपर नीचे वाली की को मूव करके उस टेक्स्ट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो मेरा क्या आएगा। अच्छा, अब ये मेरी जो होगी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा ये बार बार फीमेल में लग रहा है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है ये, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, चेंज ही कर देता हूँ, कंट्रोल C, इसको रख देता हूँ यहाँ पर कंट्रोल V। ठीक है, थोड़ा सी, हाँ।
अब इसको मैं क्या करता हूँ, ग्रुपिंग करना चाह रहा हूँ। ग्रुपिंग करने के लिए मैं क्या करूँगा कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है फॉर्म के आगे से जो हमारा काम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आता हूँ, इन सबको मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, कॉपी कर लिया और उसे कर देता हूँ रिमूव। यहाँ पे लगाता हूँ मैं फील्ड सेट के टैग को। ये क्या करेगा कि जो है ना उसके गिर्द एक बॉर्डर क्रिएट कर देगा। और उसके बाद में हम एक एट्रीब्यूट का और टैग का इस्तेमाल और करते हैं जो कि है लेजेंड। ये क्या करेगा, ये उस क्या कहते हैं बॉर्डर पे ना आपका कैप्शन प्रोवाइड कर देगा कि ये जो है किस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन है मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और उसके बाद जो है फील्ड सेट के अंदर बाकी सारी चीज़ें जो वहाँ पे मैंने कॉपी की थी यहाँ पे आके पेस्ट कर दी मैंने। और इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, लेफ़्ट क्लिक करके फॉर्मेट सिलेक्शन कर देता हूँ, तो ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज भी हो गया। अब मैं इसको आगे यहाँ पे देखता हूँ, तो ये देखें एक बॉक्स बन गया जो कि फील्ड सेट एलिमेंट की मदद से या टैग की मदद से बना है। और इस पर जो नाम आ रहा है ये सॉरी हाँ, इस पर जो नाम आ रहा है ये लेजेंड टैग की मदद से ये नाम आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो फील्ड सेट भी हो गया। अच्छा, फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेशन क्या चीज़ है भाई, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि फर्स्ट के लिए आप कोई फॉर्म सबमिट करते हैं और वो फिर जाता है आपके ब्राउज़र से निकल के सर्वर पे, वहाँ पे चेक होता है एंड देन आपको दो कंफर्मेशन मैसेज आती है जो कि दो केस होता है, एक तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। पॉजिटिव में ये होता है कि आपका सबमिट हो जाता है, नेगेटिव में ये होता है कि वो सबमिट नहीं करता है और आपके पास एरर भेज देता है कि ये एरर है, आप इसको दोबारा सबमिट करें, टाइप को फिल करें और सबमिट करें। लेकिन अभी जो मॉडर्न जो दौर चल रहा है यहाँ पर ऐसा होता है कि आपको सर्वर तक जाने का ऑप्शन ही नहीं मिलता, आपको वहीं पे हैंडल कर देता है। कैसे हैंडल करता है कि आप जो है यहीं पे अगर सबमिट नहीं कर पा रहे हो, मतलब क्या जब सबमिट करने जा रहे हो तो अगर आपने कोई भी गलती की हो या उनके अकॉर्डिंग आपने काम नहीं किया हो तो आपको वहीं पे रोक देते हैं, आपका मैसेज आ जाता है या फिर आपको सबमिट करने नहीं देते हैं, बोलते हैं कि इसको ठीक करें। तो वही काम अगर हम ये HTML के थ्रू करना चाहें ना तो कैसे करते हैं, फर्स्ट पहले मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा फॉर्म फिल कर रहा है ना वो अपना नाम तो मुझे लाजमी बताए, ठीक है। अगर नाम नहीं बताएगा तो मैं उसे फॉर्म सबमिट करने नहीं दूँगा। तो मैं क्या करूँगा, उस इनपुट एलिमेंट के अंदर आऊँगा जहाँ पे मैंने ये वाला जो बॉक्स क्रिएट किया है इनपुट का, यहाँ पे आता हूँ मैं। अच्छा, और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, एक एट्रीब्यूट लगा देता हूँ रिक्वायर्ड का, ठीक है। अब जैसे कि रिक्वायर्ड, अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो देखिए आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए अब मैं यहाँ पे आऊँगा तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। अगर आपकी फील्ड नहीं, फर्स्ट के लिए मैंने क्लिक किया, फील्ड नहीं किया, तो जैसे ही मैं इसको सबमिट करने लगूँगा ये मुझे रोक देगा। चलिए मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ मैंने पासवर्ड डाल दिया, यहाँ पर मैंने फाइल सिलेक्ट कर ली, कमेंट डाल दिया, फेवरेट क्रिकेटर सिलेक्ट कर लिया, कंट्री सिलेक्ट कर ली मैंने। और यहाँ पे जैसे मैं सबमिट करता हूँ देखें रोक दिया इसने मुझे, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। उसने बोला कि पहले ये फील्ड फिल करो क्योंकि रिक्वायर्ड था, तुमने फिल नहीं किया है, तब तक हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये रिक्वायर्ड हटा दूँ, सही है, रिक्वायर्ड मैंने हटा दिया है, इसको रिफ्रेश करता हूँ, सही है। अब मैं यहाँ पे इसके बिना दोबारा फिल करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो देखिए ये सबमिट हो गया। ये यही वजह है कि हम इसकी वैलिडेशन जो है यहीं पे कर देते हैं HTML से। अच्छा, लेकिन जो हम इसकी वैलिडेशन कर रहे हैं ना ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, इसी वजह से हम जो है ना जावास्क्रिप्ट की मदद से ये काम हैंडल कर रहे होते हैं। ये नॉर्मल केस में या बेसिक लेवल तक तो ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस या एडवांस लेवल पे जाएँ तो वहाँ पे आपको ये काम नहीं आता है। पर चलिए इसकी मैं मिसाल दूँ
तो अगर मुझे यहाँ पे नेम मुझसे मांग रहा है, आप बोल रहे हैं कि लाजमी फिल करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ है ऑल फॉर कुछ भी लिख दूँ नाम, सही है। अब ये तो नाम तो लिखा गया ना, उसने देखा भाई फिल हुआ है, रिक्वायर्ड पूरी बात हो गई है, सबमिट कर देगा। अब ये तो ये नहीं कि एग्जैक्ट नाम तो वो सही नहीं इंटर कर रहा है, तो इस सब को कंट्रोलिंग के लिए हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, ये हो गया फॉर्मलाइजेशन। उसके बाद हम बात करते हैं डेट इनपुट, ईमेल, यूआरएल और नंबर। अच्छा, अगर इस टाइप के इनपुट आपको लेंगे तो कैसे लेंगे वो देख लेते हैं। पहले हम डेट पे आते हैं। अच्छा, इस बटन को मैं रिमूव कर दे रहा हूँ क्योंकि एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे लगाता हूँ मैं पैराग्राफ का टैग, यहाँ पे वही इनपुट का टैग, यहाँ पे रखता हूँ मैं डेट। अच्छा, इसका इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी यूज़र की डेट ऑफ बर्थ मालूम करने के लिए। डेट हो गया, यहाँ पे हम दे देते हैं साइज़ जो कि बॉक्स को डिफाइन कर रहा होगा, मैक्स। अच्छा, साइज़ मेरे ख्याल से यहाँ पे काम नहीं आता, सॉरी साइज़ नहीं होगा, साइज़ का एट्रीब्यूट यहाँ पे काम नहीं करता है। वहाँ पे आपको एक डिफ़ॉल्ट बॉक्स देगा, वही आपका आ रहा होगा। नेम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या सर्वर में भेज रहा हूँ भाई, डेट ऑफ बर्थ भेज रहा हूँ। वैल्यू क्या होगी, जो यूज़र वहाँ पे सिलेक्ट करेगा। यहाँ से और क्या आएगा, मैक्स लेंथ भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हम कुछ टाइप नहीं कर रहे होते हैं। दूसरा आपका प्लेस होल्डर वो भी नहीं आएगा क्योंकि ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। हाँ, रिक्वायर्ड लगा सकते हैं। इसके अलावा और क्या पढ़ा हमने, वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, तो उसका अगर मैं आउटपुट देखने से पहले यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या है, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है, ये आ गया बिहार का टैग, यहाँ पे स्पेस देते हैं, ये हो गया बिहार का टैग लग गया। यहाँ पे आते रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए डेट ऑफ बर्थ मिल गई। आप इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप उससे टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पे ये हो गया। दूसरा, अगर आपको टाइप नहीं करना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको डेट दिखा देगा। आप जो भी डेट आपको सेलेक्ट करनी है यहाँ से आप जाके मंथ वगैरह जो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ हम देते हैं। इसके बाद जो है और क्या है, ईमेल। अगर यूज़र को किसी यूज़र का ईमेल लेना हो कि कोई ईमेल है, वेबसाइट वगैरह है तो उनसे शेयर करना चाहे, या फिर हाँ ईमेल, ईमेल बेसिकली ईमेल होता है, यूआरएल में आएगा वो है। अगर यूज़र को मुझे ईमेल चाहिए हो तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इनपुट टाइप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अच्छा, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले को कॉपी कर देता हूँ, पासवर्ड वाले में आता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ें इसमें हो गई हैं। सही है, यहाँ पे पासवर्ड ही रहेगा ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल, नेम ईमेल। अच्छा, ईमेल यहाँ पे बंद हुआ, ये हो गया साइज, अब ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा 20 पिक्सल। अच्छा, इसमें ये साइज का एट्रीब्यूट का काम होगा, ये काम करेगा। मैक्स लेंथ ईमेल की, अगर आप कोई स्पेसिफिक लेंथ फिक्स करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, इंटर योर ईमेल, ठीक है। यहाँ पे एक लोड हो गया, इस तरीके से ऊपर भी मसला आ रहा था तो यहाँ पे आ रहा था, मिल गया आखिरकार। इन्वर्टेड कॉमा को मैंने क्लोज नहीं किया था तो ये वजह से यहाँ पे रेड हो रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे अच्छा, ये मैंने क्या कर लिया है, तो ईमेल के लिए मैंने एलिमेंट तैयार कर लिया है। अगर मैं आऊँ यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो मुझे यहाँ पे ईमेल मिल गई है। अच्छा, अगर मैं इसमें फर्स्ट के लिए अपनी ईमेल डालता हूँ तो देखिए ये रुक गया क्योंकि मैंने 10 कैरेक्टर का यहाँ पे ईमेल लगाया हुआ था, तो इस वजह से आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आप एक वैलिड जो ईमेल होता है उससे थोड़ा सा 2-3 कैरेक्टर ज़्यादा रख के आप यहाँ पे ईमेल की भी लेंथ को फिक्स कर सकते हैं इस तरीके से। और आगे क्या बचा हुआ है, यूआरएल और नंबर।
अगर किसी यूज़र का आपको यूआरएल चाहिए, मीन कि उसकी सोशल प्रेजेंस हो, तो आप जानना चाहते हो, उसके लिए आप क्या करेंगे, यूआरएल का इस्तेमाल करेंगे, यूआरएल एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सोशल प्रेजेंस, यहाँ पे आ जाएगा यूआरएल नेम सोशल प्रेजेंस सोशल साइट्स, इसमें भी साइज का एट्रीब्यूट का काम होता है। मैक्स लेंथ आप यहाँ पे रखें 50 रख दें, प्लेस होल्डर इंटरव्यू सोशल प्रेजेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेंशन कर दें एंड देन यहाँ पे आप रिफ्रेश करें, तो आपका यहाँ पे यूआरएल आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और अगर आपको नंबर लेना हो तो इसी तरीके का इस टैग पे ही कर लेता हूँ, टोटल फ़ोन नंबर अगर यूज़र का लेना हो, साइज ये रखते हैं। मैक्स लेंथ नंबर कितने नंबर पे होता है, 11 नंबर पे होता है ना, नॉर्मल में 11 होता है। अगर प्लस 9 2 लगाएं तो प्लस 1 12 9 13 नंबर पे बेस हो जाएगा फिर ये। और इंटरव्यू फ़ोन नंबर तो यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश करूँ तो आपका यहाँ पे यूज़र से फ़ोन नंबर भी ले सकते हैं आप। क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। इस तरीके से जो है हम फॉर्म क्रिएट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम टॉपिक को अपने मैच कर लेते हैं अपने वेबसाइट से। तो सबसे पहले हमने फॉर्म के बारे में पढ़ा, ठीक है, फॉर्म क्यों होते हैं, क्या इस्तेमाल है वो देखा, फॉर्म किस तरीके से काम करता है। ये फॉर्म है, फॉर्म आप सबमिट करें, सबमिट कर इंटर करें इन्फॉर्मेशन, सबमिट किए, सबमिट जैसे ही किए ये चला गया सर्वर के पास प्रोसेस होते हुए, फिर वहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आपके मजीद जो आपने फिल किया वो सारी प्रोसेस होती है। एंड देन सर्वर आपको एक फीडबैक रिस्पॉन्स भेज रहा होता है कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया, ये वो फलाने का। अदरवाइज़ आपको बोलते हैं दोबारा फॉर्म फिल करें अगर फॉर्म में कोई एरर आ गया तो। इसके बाद हमने फॉर्म एलिमेंट को देखा, ठीक है, एक्शन एट्रीब्यूट को देखा, मेथड एट्रीब्यूट को भी हमने देखा। उसमें हमने दो पढ़े, गेट और पोस्ट के बारे में पढ़ा है, ठीक है। फिर हमने इनपुट एलिमेंट के बारे में पढ़ा, इसके थ्रू हम क्या कर रहे थे, फॉर्म क्रिएट कर रहे थे, फॉर्म के एलिमेंट बना रहे होते हैं। अच्छा, इनपुट टाइप में हमने टैग्स पढ़ा, रेडियो भी पढ़ लिया, चेक बॉक्सेस पढ़ लिया, बटन देख लिया, सबमिट देख लिया। और टैग फील्ड में बात करें, इनपुट टाइप टैग्स आ जाएगा वो देखा हमने। लेबलिंग को देख लिया हमने, कैसे लेबल कर रहे होते हैं, दो तरीके हमने देखे हैं। पहले में क्या होता है, सिर्फ लेबल के टैग के अंदर उस सारे को रख देते हैं। दूसरे में ये करते हैं कि जिस एलिमेंट को आपको सिलेक्ट करना है उसके नीचे आके आप लेबल का टैग लगाते हैं और उसके अंदर 4 एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करता है और उसमें कोई वैल्यू देता है, और वो वैल्यू है जो आप उसमें वैल्यू दिए है वो आप इस एलिमेंट को सिलेक्ट करने जा रहे हैं, उसमें आई डी एट्रीब्यूट दे के उसके अंदर वो वैल्यू इंटर कर देते हैं। एंड देन जिस एलिमेंट को आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं ना, उसका जो वैल्यू है जो आपके ब्राउज़र पे दिख रहा है, जैसे कि हमारे केस में मैकवेल था जो स्क्रीन पे हमें दिख रहा था, तो वो आप क्या करते हैं
उसे उठा के उस वैल्यू को आप लेबल के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर रख देते हैं। इस तरीके से क्या होता है, वो वर्ड और वो एलिमेंट आपस में लेबल हो जाता है। तो ये दोनों तरीके हमने देखे। इसके बाद ईमेल कैसे लेते हैं, यूआरएल कैसे लेते हैं, नंबर पासवर्ड कैसे लेते हैं, फाइल कैसे लेते हैं, डेट कैसे लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें भी हमने देखी। ठीक है, एट्रीब्यूट, उसमें एट्रीब्यूट क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है वो सारी चीज़ें हमने देखें। रेडियो बटन्स हमने देखा, चेक बॉक्सेस भी हमने देखी हैं, सबमिट बटन देखी है हमने 3 तरीके से काम करते कैसे सबमिट बटन में। अच्छा, सिलेक्ट बॉक्स भी देख लिया था जिसे हम ड्रॉप डाउन बॉक्स भी कह रहे होते हैं, तो उसमें भी हमने देख लिया है कि इस तरीके से काम करते हैं, ऑप्शन का टैग का क्या काम होता है। टैक्स ये भी हमने भी देखा कि इसके थ्रू हम क्या कर रहे थे, यूज़र से कमेंट वगैरह की चीज़ें या मल्टी लाइन इनपुट लेना हो तो इसके लिए हम टैक्स ये का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बटन देखा हमने, फील्ड सेट और लेजेंड के टैग देखा जो कि आपके फॉर्म को सेपरेट कर रहा होता है, बॉर्डर क्रिएट कर रहा होता है, एंड देन लेजेंड के थ्रू हम उस बॉर्डर का कैप्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एंड देन आपका फाइनल फॉर्म जो आपने वहाँ पे अपना बनाया है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। तो होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है ना, यहाँ तक फॉर्म का चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ तक कोई मसला नहीं, तो चलें असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। फिर कोई मसला नहीं है तो मसला थोड़ा क्रिएट करते हैं। अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ बंद, इसका नाम हो गया करता हूँ सेव, कुछ चेंज किया नहीं। अच्छा, तो अब हम बढ़ते हैं असाइनमेंट की तरफ। तो असाइनमेंट की तरफ बनने के लिए मैं इसे बोल लेता हूँ असाइनमेंट भी डायरेक्ट आ जाते हैं यहाँ से हम HTML असाइनमेंट भी ले जाते हैं। तो असाइनमेंट 3 भी हो गया था और असाइनमेंट 4 भी है। ये रहा फॉर्म, ये आप लोगों को बनाना है। कैसा दिखता है, कैसा दिखता है, कैसा दिखता है ये, और क्या तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, आसान सा एक फॉर्म है, बेसिक सा फॉर्म है, जिसके थ्रू आपके फॉर्म की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये भी चीज़ आपको आती है। अच्छा, इसमें पूरे चीज़ को रखा हुआ है, इसके अंदर आपने ये चीज़ कैसे बनाई, ये आ गया, ये आ गया, ईमेल कैसे लेना है, कन्फर्म पासवर्ड। अच्छा, यहाँ पे बोले पहले पासवर्ड इंटर करो एंड देन कन्फर्म, मतलब पासवर्ड के यहाँ पे 2 इनपुट बने हुए हैं। फिर यहाँ से आपसे जो है जेंडर ले रहा है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, एंड देन आपको एक सबमिट का बटन क्रिएट करवा रहा है। अच्छा, अगर ये सबमिट का बटन ऐसे क्रिएट करवा रहा है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो हम अपने कोड की तरफ आते हैं। सबमिट का बटन कहाँ है भाई, ये रहा, इनपुट टाइप सबमिट। अगर मैं इसमें हाइट और विड्थ दे देता हूँ, हाइट दे देता हूँ, विड्थ दे देता हूँ, हाइट दे देता हूँ इसका 35 पिक्सल देख लेते हैं, और अभी दे देता हूँ इसका मैं 50 पिक्सल। देखते हैं कोई चेंजिंग आ रही है। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, नहीं कोई चेंजिंग नहीं आ रही। तो आप बेसिकली बस यही सबमिट लगा दीजिएगा। उस सबमिट को मेरे ख्याल से जो है ना अपने जैसे से कंट्रोल किया हुआ है। खैर
तो ये बेसिकली आपको फॉर्म बनाना है, बड़ा सा आसान सा फॉर्म है। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं होगा ना आपको? क्लियर है सारी चीज़ें? सर कंफर्म पासवर्ड पे हम कौन से चेक लगाएंगे कि वो चेक करेगा कि हमने सही लिखा है? कंफर्म पासवर्ड में चेक चेक से बात मतलब अगर मैं पासवर्ड में कुछ और लिखूं और कंफर्म पासवर्ड में कुछ और नहीं, ये लिखूं। बेसिकली ये भी काम थोड़ी करेगा। ये तो बस एक आप समझ लीजिए कि यूज़र इंटरफेस आप तैयार कर रही हैं। अब अच्छा अच्छा। आप जो बात कह रही है ना कि जैसे आपके वेबसाइट में आता है ना कि आपने एक पासवर्ड इंटर कर दिया, उसके बाद आपसे बोल रहा था कि पासवर्ड को कंफर्म करो कि आपने जो टाइप किया वही है कि नहीं है। तो फिर आप वो टाइप करती हैं एंड देन इंटर करती हैं, अगर सेम होता है तो आगे प्रोसीड हो जाता है, वरना आपको एरर दे देता है। तो वही यहाँ पे थोड़ी हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ आप सिर्फ समझ लेना एक दिखावे के तौर पे या फिर यूज़र को दिखाने के लिए काम करिए। ये सारा तो बैकएंड से काम हो रहा होता है कि आप जो ठीक है। ये यूज़र के कंट्रोल को या ये सब चीज़ों को और देख रही होती हैं। ये आपका जो होता है ना, जैसे फर्स्ट करे यूज़र ने पासवर्ड डाला, इंटर पासवर्ड किया एंड देन वो कंफर्म पासवर्ड में जा रहा है। जैसे इंटर पासवर्ड लिखता है ना तो वो बैकएंड में चले जाता है, डेटाबेस में जाके सेव हो जाता है। अब जैसे वो कंफर्म पासवर्ड लिख रहा होता है ना, तो वो कंफर्म पासवर्ड फिर उस जो पहले उसने पासवर्ड इंटर किया है उससे जाके मैच हो रहा होता है। अगर सारे कैरेक्टर एक जैसे होते हैं तो फिर वो आपको ओके का मैसेज के आगे भेज देता है, अदरवाइज वो आपको बोल देता है कि आपने जो पासवर्ड लिखा है वो सही नहीं है। तो ये काम हो रहा होता है। लेकिन अभी तो हम सिर्फ बेसिक फॉर्म पे ही हैं। ये बस समझ लेना कि हम अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं। ये तो बहुत आगे की चीज़ें हैं। ये जब आप जावास्क्रिप्ट में जाएंगे तब आप जाके थोड़ा सा आपका लॉजिक जो है ना हार्ड लेवल का हो। मेरे ख्याल से आप सी पढ़ी हुई हैं, सी प्लस प्लस पढ़ी हुई हैं, तो आपको आइडिया होगा या फिर आप कर सकती हैं। सी से भी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे आपको कोड ज़्यादा लिखना पड़ेगा, लॉजिक ज़्यादा लगानी पड़ेगी, मैनुअली चीज़ें ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन जावास्क्रिप्ट के थ्रू या पाइथन के थ्रू ये काम जो है ना, इसके लिए अलग अलग लाइब्रेरी सारे होते हैं क्योंकि ये काम को कुछ ही उसमें कर देते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा कोई सवाल? अच्छा, हमारा क्लास तो हो गया है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर